चलो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो इलस्ट्रेशन 7 बैलेंस शीट दी है, नोट्स टू अकाउंट्स है, फिर P&L का स्टेटमेंट भी दिया है, फिर फर्दर इंफॉर्मेशन भी दी है एंड देन क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001, बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31st March 2001 एंड 2000 वेयर एज। सो फर्स्ट करंट ईयर है क्या, फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड कॉलम इज प्रीवियस ईयर, करेक्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस दोनों को नोट है तो उसकी डायरेक्टली नोट देखोगे। ट्रेड पेएबल्स को नोट नहीं है तो इधर से ही अमाउंट आपको चेक करनी है। देन अदर करंट लायबिलिटीज भी नोट चेक करोगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। देन नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नोट है तो नोट देखनी है, ओके। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब करंट एसेट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा वो। एंड नोट 5 इज रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो रफ में लिखते जाओ। इससे नोट 1 से क्या समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर 50,000 था, करंट ईयर 60,000। इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज इनफ्लो ऑफ 10,000 इन विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, करेक्ट। P&L का क्या हालत है? रिजर्व सरप्लस में P&L अकाउंट बढ़ गया है क्या 1000 से, करेक्ट। दिस इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड पेएबल लास्ट ईयर 1000 था, करंट ईयर डैश है, मतलब डिविडेंड पे किया है, इट्स अ आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिल्डिंग का कुछ हुआ क्या? नहीं। फर्नीचर का क्या किया आपने? 6000 का फर्नीचर परचेस किया होगा, ऐसे लग रहा है। अभी बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी। व्हीकल्स का भी शायद परचेस किया होगा। एंड दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना है बताओ? हाँ, 8500, एट द एंड 4000, ओके। सो मतलब 4500 का नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, ओके। P&L account, profit before tax is 4,500, current tax is 1,500, okay. Then profit for the year 3,000, dividend declared is 2,000, and then जो profit आया that is retained profit 1,000. So note 2 जाके देखो, रिजर्व सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 4,000 था, उसमें यही 1,000 आपने ऐड किया एंड क्लोजिंग आ गया 5,000, करेक्ट, ओके। सो आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना है, ये तो अब तक समझ में आया ही होगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना चाहते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे डायरेक्टली 4500 से। 1000 से स्टार्ट किया तो ये दोनों को ऐड बैक करना पड़ेगा, तो फिर आप पहुंच जाओगे 4500 पे। इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लो 4500। सुकेश, कल कुछ समझ में आया क्या? कल ऑनलाइन थे ना, आया? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया है उन्होंने, ओके। फर्नीचर पे 1000, व्हीकल पे 2500। सो टोटल डेप्रिसिएशन 3500 का क्या करना है? एड बैक, करेक्ट। डिस्पोजल्स हुए हैं, प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स 1700 आपको सेल करके मिले, ओके। उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 1000 एंड आपको प्रॉफिट हुआ 700 का। सो क्या करोगे प्रॉफिट का? लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर इनफ्लो कितना आएगा? 1700, ओके। सो देखो यहाँ पर
इंस्टेड ऑफ मेकिंग लेजर अकाउंट्स अगर हमने ब्रैकेट में ही एडलेस दिखाया तो चलेगा क्या? हाँ, स्पेशली किसको करना पड़ेगा? फर्नीचर एंड व्हीकल्स को ही। ओके, सो मैं ओरली आपको बताती हूँ, आप कैलकुलेटर पे करते जाओ। पहले फर्नीचर का करो। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस बताओ मुझे, 11,000 है। लो कैलकुलेटर पे ओपनिंग बैलेंस 11,000। फिर डेप्रीसिएशन बताओ फर्नीचर का 1,000, लेस करके कितना आया? 10,000। बट वो बोल रहे हैं क्लोजिंग इज 17,000 ना। फिक्सचर फर्नीचर नहीं, फिक्सचर। इसका मतलब 7,000 का क्या किया आपने? परचेस। सो ऐसे डायरेक्टली लिख दिया तो चलेगा। ओके, सो देखो आपको कैसे लिखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर परचेस ऑफ फिक्सचर ब्रैकेट में 11,000 माइनस 1,000 प्लस, ओके 11 ऐसे लिखो, 17,000 इज क्लोजिंग, और उससे और माइनस 17,000 माइनस ब्रैकेट में 11,000 माइनस 1,000 दैट इज 10,000। सो 17 से 10,000 माइनस करके परचेस ऑफ फर्नीचर फिक्सचर आया 7,000। ओके, यस, फिर से रिपीट कर रही हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। 11,000 ओपनिंग है, डेप्रीसिएशन दिया है उन्होंने 1,000। सो फिक्सचर का डेप्रीसिएशन लेस करके क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10,000। ओके, बट उन्होंने क्लोजिंग दिया है फिक्सचर का 17,000, इसका मतलब 7,000 का परचेस हुआ है। ओके, व्हीकल का लो कैलकुलेटर पे 8,000 माइनस डेप्रीसिएशन 2,500 माइनस WDV जो सेल हुआ उसकी WDV लेस करो 1,000। सो कितना आ रहा है? 4,500 यस। उसमें अभी क्लोजिंग वो व्हीकल का दिखा रहे हैं 12,500। सो परचेस कितना हुआ? इन्वेस्टिंग के अंडर आउटफ्लो 8,000। करेक्ट, ये से। ओके, उन्होंने वर्किंग नोट्स किए हैं। नहीं, डेप्रीसिएशन करके ही आया है ना, वो आया होगा क्योंकि डेप्रीसिएशन उन्होंने दिया है ना, पूरे साल का इतना है। सो बैलेंसिंग फिगर ऑफ द लेजर अकाउंट, ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिखा, बाय डेप्रीसिएशन, बाय बैंक, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब व्हीकल अकाउंट इमेजिन कर रही हो, एंड देन बैलेंसिंग फिगर इज टू बैंक। ओके, करना है क्या लेजर अकाउंट व्हीकल्स का, बट वर्किंग नोट में उन्होंने जो किया है वो हमें करना पड़ेगा। ऐसे वर्टिकली करते हैं फिर, हाँ, क्योंकि मार्क्स 15 मार्क को आएगा तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें जिसको वो मार्क्स दे सके। हमने कुछ किया नहीं है तो कौन से स्टेप्स को वो मार्क्स देंगे ना, ठीक है। सो आपको वर्टिकल वाला तो करना ही पड़ेगा। सो एक काम करो, फर्दर इंफॉर्मेशन में सिर्फ फिक्सचर एंड व्हीकल है, फिक्सचर के कॉलम को 1 नंबर दो, व्हीकल के कॉलम को 2nd नंबर दो, एंड 1 और 2 नंबर्स लिख दो यहाँ पर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो नोट 4 है उसमें फिक्सचर को 1 नंबर एंड व्हीकल के सामने 2nd नंबर, मतलब इन दोनों को रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नीचे है, ठीक है। सो नोटबुक में लिखो आज की डेट क्या है, 23 फेब। ओके, एक बार मुझे आपको रिमाइंड करना है कि आपके फ्रेंड्स को रिमाइंड करो जो मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, CA फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। टुडे इज़ द लास्ट डेट टू फाइल द एग्ज़ाम फॉर्म। उनको बोलो आपने आज नहीं किया तो आप हमारे साथ एग्ज़ाम दो। ओके, 2 मार्च तक है बट विथ लेट फी है, आज विदाउट लेट फी का लास्ट डेट है, कल से 2 मार्च तक विथ लेट फी, 3 मार्च से वो आपके साथ एग्ज़ाम देने के लिए आ जाएंगे। सो रिमाइंड योर फ्रेंड्स। यस, सो डेट लिख दिया आपने 23 फेब, इलस्ट्रेशन 7, पेज नंबर क्या है
इन द बुक्स ऑफ लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. In the books of Sun Limited, cash flow statement for the year ended 31st March 20x1. करेक्ट. एंड मेथड कौन सी लिखी? यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. करेक्ट. एक फुल पेज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. करेक्ट. रुपीस की साइन दी ना आपने? कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज then cash flow under investing activities and third क्या है? कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके. मुझे बताओ सिर्फ इसको ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, फिक्सचर एंड व्हीकल्स. बाकी तो आपको डायरेक्टली बताने हैं अमाउंट्स. ठीक है. सो स्टार्ट करो. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4500. ठीक है. ओके. ये करंट टैक्स वाला जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उस टाइम आने ही वाला है. हम बैलेंस शीट सीक्वेंस में करने वाले हैं. जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है वो डिक्लेयर्ड है, पेड नहीं है. सो उसका कुछ नहीं करना है. अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट रिटेन प्रॉफिट लिया रहता तो क्या करते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर्ड को एड बैक. बट हमने स्टार्टिंग पॉइंट ही 4500 लिया है. ठीक है. सो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग. सो कुछ नहीं करना है. ऐसे लिखा तो भी चलेगा. आपके लँग्वेज में लिख दो. डिविडेंड डिक्लेअर्डचं काही नाही करायचं. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बैलेंस शीट से. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस के लिए आपको नोट 1 एंड नोट 2 चेक करनी है. नोट 1 में आपने बताया था कि 10,000 के शेयर्स इशू हुए हैं, इक्विटी शेयर्स. सो वो आप फाइनेंसिंग के अंडर लिखोगे. करेक्ट. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इनफ्लो ना 10,000. सेकेंड का आपने बताया कि 4000 में वो रिटेन अर्निंग्स 1000 ऐड करके क्या आया? 5000. सो नोट 2 तक हो गया. ऊपर बैलेंस शीट में जाओ. ट्रेड पेएबल्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अदर करंट लायबिलिटीज थर्ड.
नोट 3 अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल. सो दिस इज डिविडेंड पेएबल ऑफ लास्ट ईयर विच इज पेड इन करंट ईयर. करेक्ट ना. करंट ईयर में पे किया, सो कहाँ पर जाएगा ये? फाइनेंसिंग. सो फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड ब्रैकेट में 1000 ना. थर्ड नोट हो गई. ऊपर जाओ फिर से. शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स. देखो 1000 का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है. करंट ईयर का टैक्स कितना था? 1500. एंड क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? 1500. इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर का पे किया है. ओके. सो लेस इनकम टैक्स पेड 1500 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि करंट ईयर का पे नहीं किया है, लास्ट ईयर का अभी पे किया है. सो इनकम टैक्स पेड आप कहाँ पर लिखते हो? नीचे के 3-4 लाइन्स छोड़ के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए वगैरह. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एकदम लास्ट वाले पार्ट में आपको लिखना है लेस इनकम टैक्स पेड माइनस में 1000. करें. सो लायबिलिटीज साइड का अभी क्या बाकी है? सिर्फ ट्रेड पेएबल्स. एसेट साइड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4, उसमें बिल्डिंग का कुछ नहीं करना है. फिक्सचर के केस में परचेस है, परचेस ऑफ फिक्सचर ऑफ 7000. इन्वेस्टिंग के अंडर आउटफ्लो. सो लिखो इन्वेस्टिंग के अंडर परचेस ऑफ फर्नीचर. कुछ नहीं कर सकते. वर्किंग नोट 1. मुझे पता है ब्रैकेट में हो सकता है, बट हमारे मार्क्स जाएंगे ना. फटाफट वर्किंग नोट करो. फास्ट में करनी है एग्जाम में भी. वर्किंग नोट 1. परचेस ऑफ फर्नीचर. ओके. सो लिखते जाओ. ओपनिंग बैलेंस 11,000 लेस डेप्रीसिएशन 1,000. So this is balance 10,000 and then लिखो closing balance 17,000. So purchase of fixture है वो, sorry, purchase of fixture 7,000. सो 7,000 का आउटफ्लो लिख दिया ना इन्वेस्टिंग के अंडर, -7. नेक्स्ट व्हीकल का भी क्या आया था, परचेस ही आया था ना. सो लिखो परचेस ऑफ व्हीकल्स, वर्किंग नोट 2. यस, ओपनिंग बैलेंस बताओ. 8,000 लेस डेप्रीसिएशन कितना, हाँ 2,500 लेस डिस्पोजल WDV लिखनी है, हाँ 1,000. सो कितनी अमाउंट आ रही है वो लिखो.
एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? $8,000. This is purchase of fixtures, vehicles. Sorry, purchase of vehicles. 8,000. ओके, सो डेप्रीसिएशन एड बैक करोगे एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लेस करोगे ना ऑपरेटिंग में. सो ये करने के बाद सब हो जाएगा पीपी रिलेटेड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिलेटेड. सो डेप्रीसिएशन एड बैक कितना कर रहे हो? 3. हाँ, सो लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. So depreciation 3,500 एड बैक किया ना, एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लेस करना पड़ेगा. $700 लेस. डन. सो पीपी रिलेटेड हो गया. अभी क्या बाकी है? वर्किंग कैपिटल का ही बाकी है. ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. कितना आ रहा है? $7,300. करेक्ट, 7,300. ओके, चलो ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज हुआ है 1,500 से, मतलब हमने क्रेडिट परचेसेस किए रहेंगे बट पेमेंट नहीं किया, तो ऐड बैक करना है. सो लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 1,500. इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 1,500. ओके, करंट एसेट्स में आ जाओ. करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए ना 1,000 से. सो क्या आउटफ्लो हुआ रहेगा ना इन्वेस्टमेंट परचेस किए मतलब. सो क्या करोगे? लेस. सो लिखो इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट्स लेस कितना? 1,000. इन्वेंट्रीज 3,000 से बढ़ाना है. सो अगेन इंक्रीज हुआ मतलब लेस. इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 3,000 लेस. ट्रेड रिसीवेबल्स भी 2,000 से बढ़ गए हैं. सो अगेन लेस. Increase in trade receivables. So now you will get cash generated from
नहीं करना मला. हाँ वो लिया ना ऑलरेडी यहाँ पर इनकम टैक्स पेड. हाँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2800. ओके. सो आउटर कॉलम 1800 आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का. ओके. इन्वेस्टिंग का यूज्ड आएगा ना. यहाँ पर नेट लिखना भूल गई. नेट कैश जनरेटेड. यहाँ पर नेट कैश यूज्ड इन investing activities एंड यहाँ पर अगेन नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है. चुकलंय मग आपलं. 300चा फरक लागतोय ना. ओ सॉरी मेरा ही गलत हुआ. डिविडेंड पेड में लायबिलिटी करंट ईयर में कुछ नहीं है. सो लास्ट ईयर का 1000 एंड करंट ईयर का भी पे हो गया है ना. नहीं तो वो पेएबल दिखता ना क्लोजिंग में. सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड करंट ईयर का कितना था 2000. डिविडेंड डिक्लेयर्ड वो भी पे किया है उन्होंने, इसलिए डिविडेंड पेएबल 0 है ना. सो ये पे हो चुका है एंड ये 1000 भी पे हो चुका है. मतलब डिक्लेयर करके पेड भी किया है. सो डिविडेंड पेड 3000 करो. नहीं तो यहाँ पर 2000 दिखता ना क्लोजिंग बैलेंस. एंड इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए.
परचेस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट किधर लिखा है? ऑपरेटिंग में लिखा है ना, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, सो इसलिए मैच नहीं हो रहा था। सो दिस इज परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस 1000, अभी मैच होगा। सेल ऑफ व्हीकल भी बाकी है। अमाउंट 17,000 ना, 1700 नाही चुकू दे, लक्षात राहतं म्हणजे। सो हाइलाइटर है किसी के पास? क्या क्या हाईलाइट कर रहे हो? इथे स्टेशनरी आहे, नम्रता स्टेशनरी स्टोर चालू आहेत का नम्रता? हायलायटर दे त्यांना एखादं असेल तर। यस, क्या क्या हाईलाइट करना है? ये इन्वेस्टमेंट्स, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेल ऑफ व्हीकल्स। और कहाँ पर गड़बड़ हुई? डिविडेंड पेड, करेक्ट। वो जो डिक्लेयर्ड है ना वो भी ऐड किया 2000। लास्ट ईयर का डिविडेंड पेएबल 1000 प्लस ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड 2000, ऐसे 3000 पेड कर दिया है, इसलिए तो क्लोजिंग बैलेंस 0 है ना, मतलब अभी पेएबल कुछ नहीं है। लास्ट ईयर का 1000 भी पे किया, करंट ईयर का 2000 जो डिक्लेयर किया था वो भी पे कर दिया, सो ऐसे 3000 पे कर दिया, ठीक है। सो ये इलस्ट्रेशन 7 में और कुछ डाउट है? डिविडेंड पेड भी आपने हाईलाइट किया ना अमाउंट के लिए। एट इज डन ना, 9
9 पॉइंट झालं असेल. 8 9 डन. 10 ऑल्सो डन. नहीं 10 11 करना है ना. 10 11 सो 10 एंड 12 करना है. ठीक है. एंड देन एक्सरसाइज के बहुत सारे हैं. ओके सो काउंट करके 5 मिनट का ब्रेक लो. काउंट करके. यस. सो इलस्ट्रेशन 10 देखो थोड़ा अलग है. हर इलस्ट्रेशन अलग है. कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है. क्या बोल रहे हैं वो? कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड. दोनों मेथड से क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही, कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैलकुलेट करना है. सो क्या दिया है? गिवन बिलो आर द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एबीसी लिमिटेड अलॉन्ग विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में डायरेक्टली वो आ गए हैं करंट लायबिलिटीज पे. वाई? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही करना है ना. पहला तो किधर जाता है? फाइनेंसिंग में ही जाता है ना. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल वगैरह. सो डायरेक्टली उन्होंने ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की नोट है, अदर करंट लायबिलिटीज की भी नोट है. एसेट्स में भी वो डायरेक्टली कहाँ पर आ गए? करंट एसेट्स के ऊपर. इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल, अदर करंट एसेट्स. फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L चेक करो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम के लिए नोट है. सो उसमें अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो आप क्या करोगे? लेस करोगे ना. करेक्ट. फॉर इनडायरेक्ट मेथड. ओके. देन टोटल इनकम, ये दोनों मिला के. एक्सपेंसेस में देखो, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये तीनों तो ऑपरेटिंग ही है. डेप्रीसिएशन का क्या करोगे? नॉन कैश आइटम एड बैक. फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. सो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसलिए ये भी एड बैक. सो नोट 5 में देखेंगे हम. एंड अदर एक्सपेंसेस आर जनरली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वो एड बैक नहीं करना है. सो वो टोटल एक्सपेंसेस हो गए. फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स 200 है. प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. ओके. सो कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होते हैं. AS 24 में देखेंगे वो हम क्या होता है. एप्रोप्रिएशंस मतलब जो भी प्रॉफिट आया है 510, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड 50 था. करंट ईयर में 510 का प्रॉफिट हुआ. फिर ट्रांसफ़र किया जनरल रिजर्व को 200 एंड डिविडेंड पेड 330. ठीक है. सो डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका अभी कुछ नहीं करना है. एंड इनडायरेक्ट मेथड के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लोगे. ओके. सो 710 से स्टार्ट करोगे ना डायरेक्टली. एंड जो करंट टैक्स है 200, वो पे किया है या नहीं किया? पे किया है तो नीचे आएगा ना इनकम टैक्स पेड. तो चेक करो करंट लायबिलिटीज में जाके. ओके. अदर करंट लायबिलिटीज की नोट है क्या? हाँ. प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, लास्ट ईयर का 180 है तो वो पे किया है ना. एंड करंट ईयर का 200 वैसे ही है ना. करंट टैक्स देखो 200, वो पे नहीं किया है, वो वैसे ही रहा है इधर प्रोविजन फॉर टैक्स में. एंड लास्ट ईयर का 180 गायब हुआ है, मतलब वो पे किया है. सो लेस इनकम टैक्स पेड में क्या दिखाओगे? 180. ठीक है. अगर लास्ट ईयर का भी पे किया नहीं रहता तो क्लोजिंग कितना दिखता? 380. बट सिर्फ करंट ईयर का क्लोजिंग में दिख रहा है 200. करंट टैक्स 200, क्लोजिंग बैलेंस भी 200, मतलब लास्ट ईयर का पेड है. ओके. सो आप इनकम टैक्स पेड कहाँ पर लिखते हो?
जहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होता है, लास्ट 2-3 लाइंस छोड़ के इनकम टैक्स पेड इज अमाउंट 180. ठीक है, ओके. सो ये हो गया ये वाला पार्ट. इसका कुछ नहीं करना है. अगर आपने स्टार्ट यहाँ से किया होता तो फिर एड बैक करते जाना है, बट हमने स्टार्ट ही एड बैक करके ही लिया ना 710. ओके, अभी फर्स्ट हम कौन सी मेथड कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड. सो इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710. फिर आप करते हो एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन कैश आपने बताया था मैम डेप्रीसिएशन है. सो डेप्रीसिएशन 100 एड बैक करोगे. देन फाइनेंस कॉस्ट में कुछ है क्या? देखो 5 नंबर का इंटरेस्ट है. लास्ट ईयर इंटरेस्ट कुछ नहीं था, करंट ईयर का इंटरेस्ट पेड, तो वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड जो अदर इनकम का है क्या, उधर ही है देखो अदर इनकम 4th नोट नंबर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो क्या करना पड़ेगा? लेस, बिकॉज इट्स इन्वेस्टिंग इनफ्लो ना. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 100 लेस करोगे. सो ये हो गया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट. सो यू विल गेट कैश जनरेटेड, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखो, ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं 20 से, क्या करोगे? ऐड, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 20 ऐड. इन्वेंट्रीज बढ़ गए हैं 20 से, करेक्ट, लेस करोगे. सो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज. ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं, क्या करोगे? लेस. ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों बढ़े? क्रेडिट सेल हुए ना, बट पैसे आए क्या? नहीं, तो जो सेल दिखाए थे अपने वो कम करने पड़ेंगे ना. सेल कहाँ पे दिखाया है? इनडायरेक्टली वो नेट प्रॉफिट में आ गए हैं ना सेल्स, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था. सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल भी डिडक्ट करना है. अमाउंट बताओ 150. एंड अदर करंट एसेट्स में क्या है? वन 180 का 195 हुआ, मतलब कितना पे किया? 15 ना. इस ईयर में 15 पे किया ना, तो वो भी जो नीचे इनकम टैक्स पेड है उसमें ही जाएगा. ये देखो यहाँ पर टैक्सेस पेड में एडवांस टैक्स भी है 195. 195 कैसे हुआ? 180 प्लस ये 15. 180 किधर का? ये, ओके. एंड इनका डिफरेंस 15 एडवांस टैक्स. सो देखो एक लॉजिक लगाओ, इनकम टैक्स आप सीख रहे हो, पूरे साल का इनकम आने के बाद जुलाई में टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट रुकने वाली है? नहीं कि आप पूरे साल का कमाओ हाँ फिर जुलाई में हमें टैक्स दो, नहीं रुकती गवर्नमेंट. गवर्नमेंट टैक्स एडवांस टैक्स फॉर कंपनीज मंथली, रैंडमली लास्ट ईयर का जितना पे किया था डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली पे करना है, दैट इज एडवांस टैक्स. फिर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बचेगी वो जुलाई में पे करो. एंड फॉर इंडिविजुअल्स वगैरह क्वार्टरली, लास्ट ईयर जितना टैक्स पे किया है उसके डिवाइडेड बाय 4 कर दो एंड 1/4 पे करना स्टार्ट कर दो टैक्स. 1.5 साल नहीं रुकने वाले हैं हम. आपका रिटर्न जुलाई में फाइल होगा, बट पूरा पेमेंट जुलाई में आ गया गवर्नमेंट को, तो फिर वो सब जो फ्री सर्विसेज दिए जाते हैं मग तुमचा दानधर्म पोचणार नाही गरिबांपर्यंत. ओके, आपके टैक्सेस से ही सब फ्री सर्विसेज उधर मिल रहे हैं ना. ओके, सो वो जल्दी पहुंचना चाहिए तो वो आगे गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगे ना. समझ में आ गया? तो ये वो एडवांस टैक्स होता है. सो 180 का ऑलरेडी ओपनिंग था, तो वो करंट ईयर में 180 का 195 हो गया, मतलब 15 लाख का टैक्स आपने एडवांस में पे किया है. ठीक है,
एंड लास्ट ईयर का जो फाइनल कैलकुलेशन आया था वो 180 लाख आया था, वो भी आपने करंट ईयर में पे किया, लास्ट ईयर का फाइनल कैलकुलेशन। एंड करंट ईयर का आप एडवांस टैक्स धीरे धीरे पे करना स्टार्ट करोगे, ऐसे टोटल 195 आपने पे किया है, ठीक है। सो यहाँ पर लकीली अमाउंट सेम आ रहे हैं, हाँ लकीली, ये 195 ऐसे नहीं है, नीचे जो 195 अमाउंट है उसके आगे लिखो 180 प्लस 15 है वो। लकीली ये दोनों अमाउंट्स मैच हो रहे हैं ना, ये 195 एंड ये, ओके। बट वो कैसे एक्चुअली लास्ट ईयर का 180 जो फाइनल कैलकुलेशन आपने किया एंड करंट ईयर का एडवांस टैक्स का 15, ऐसे 195 इनकम टैक्स का पे हो चुका है, ओके। मुझे एक बताओ कि हमने नोट 2 देखी ही नहीं क्या, हमने डायरेक्टली 50 का 70 हो गया ऐसे किया। 20 इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज, वेजेस बढ़ गए हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10 रुपए से 10 लाख 10 लाख से, एंड 10 लाख से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। सो क्या करना पड़ेगा, एड बैक है ना। सो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इनफ्लो में ही जाएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा 10-10, सो वो अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गए क्या सारे, एक बार चेक करो, हो गए सारे। Then you will get cash generated from operations, then income tax paid is 195, and then you will get cash generated from operating activities 445, ठीक है। सो देखो इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया 710, डेप्रीसिएशन एड बैक 100, इंटरेस्ट क्यों एड बैक किया, इट्स अ फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो चाहिए, हाँ यहाँ पर इंटरेस्ट पेड है ना, आउटफ्लो लिख दो वहाँ पर। आकांक्षा बुक में वैसा ही है, इनफ्लो ही है क्या, हाँ आउटफ्लो करो, वो आउटफ्लो है ना इंटरेस्ट पेड। देन लेस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो करो, अभी जो नीचे आउटफ्लो हुआ है वो इनफ्लो है ना। देन टैक्स पेड, इनका पहले आया टैक्स पेड, पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस आते हैं, देन टॅक्स पेड आता है। फाउंडेशनच्या आठवणी आल्या का, मिस्टेक्स इन मॉड्यूल्स, ओके। देन जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्रीज इसमें इंक्रीज है ना, सब में इंक्रीज है तो लेस किया है, ट्रेड पेबल्स आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सब में इंक्रीज है तो वो प्लस किया है। एंड ये सब करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 445 आ गया। बाय विच मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से 445 ही आना चाहिए या कुछ अलग आना चाहिए, 445 ही आना चाहिए, कैश तो उतनी ही जनरेट होगी ना कौन सा भी मेथड लगाओ। सो वहाँ पर कैसे करना पड़ेगा आपको, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स करो, फिर फाइंड आउट। सो देखो डेटर्स है आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग वाले, कहाँ पर है डेटर्स, 250 है ना ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग, एंड ड्यूरिंग द ईयर जो सेल हुए हैं 4150 वो ऐड करो, मतलब और डेटर्स बढ़ गए, माइनस क्लोजिंग वाले करो 400, तो बाकी का रिसीव हो गया ना आपको, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। बाकी कुछ है क्या, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ऐसे कुछ नहीं है ना। सो ओपनिंग डेटर्स ले लिया कैलकुलेटर पे 250 प्लस और क्रेडिट सेल्स ही है ना सब 4150, एजम्पशन करना पड़ेगा, हाँ 4150 क्रेडिट सेल्स और बढ़ा दिए डेटर्स आपने, लेस क्लोजिंग डेटर्स 400, सो कितना आ रहा है चेक करो डायरेक्ट मेथड से।
250 प्लस 4150 माइनस 400. दिस इज द रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ना. $4,000. ठीक है, ऐसे करते जाना पड़ेगा हमें. ओके, सो एसेट से हमने स्टार्ट किया है, इन्वेंट्री रह गया. सो इन्वेंट्री में कैसे करोगे? देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री लो 180 कैलकुलेटर पे. कुछ परचेस की थी क्या इन्वेंट्री आपने? हाँ है ना, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2400 करें. वो क्रेडिटर्स के लिए लगेगा. परचेस डायरेक्टली मिल गया है ना आपको 2400. तो एक मिनट, इन्वेंट्री का कुछ मत करो, इन्वेंट्री का कुछ मत करो. जो परचेसेस है ना 2400, कंपेयर इट विथ ट्रेड पेएबल्स. तो आपको ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट कितना किया है वो समझेगा. ट्रेड पेएबल्स ओपनिंग 230 प्लस 2400 माइनस 250. $230 प्लस 2400 माइनस, सो पेमेंट कितना आ रहा है? 2380 पेमेंट टू क्रेडिटर्स. ओके, इन्वेंट्री का कुछ नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली ले लिया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स. ठीक है, ओके. सो इन्वेंट्री का कुछ नहीं. ट्रेड रिसीवेबल से रिसीट आ गए. अदर करंट एसेट्स में थर्ड जो है, थर्ड नोट देखो क्या है, एडवांस टैक्स. सो वो 180 प्लस ये पे किया है ना 15, तो 195 वो नीचे वैसे ही रहता है डायरेक्ट मेथड में भी. इनकम टैक्स पेड 195. ओके, देन फोर्थ एंड फिफ्थ हम लेने ही नहीं वाले हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग है ही नहीं. ओके, उसके बाद अभी लायबिलिटीज में जाओ. यही थे ना लायबिलिटीज, तो कुछ पे ही नहीं किए, वो तो बढ़ गए ना. अदर करंट लायबिलिटीज में कुछ आपने पेमेंट नहीं किया है. प्रोविजंस में जो था 195 इनकम टैक्स पेड, एंड ट्रेड पेएबल्स का पेमेंट आपने ऑलरेडी दिखाया है. हाँ सॉरी, इसमें आपको एडलेस वैसे ही करना पड़ेगा. सॉरी, वेजेस का ओपनिंग 40, उसमें ऐड करो एम्प्लॉय बेनिफिट्स. यहाँ पर जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब ही वेजेस. सो ओपनिंग वेजेस कितने हैं? 40 प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 800 माइनस 50. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है? वेजेस पेड 790. सो सेम फॉर एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 लो कैलकुलेटर पे ओपनिंग. अदर एक्सपेंसेस ऐड करो, उसमें 200 माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20. सो पेड कितने हैं? 190 एंड वो 195 तो हो गया. ओके, सो रिसीट 4000 थी, ये सारे पेमेंट्स थे. सो यहाँ पर भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ही यूज कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड के लिए, बट डायरेक्टली अमाउंट ले रहे हैं. वहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज लेते हैं ना हम इनडायरेक्ट में, बट डायरेक्ट में आपको एक्चुअल अमाउंट पेड और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेनी है. सो ये हाईलाइट करके रखो, ये दो, वेजेस एंड सैलरीज पे एंड कैश एक्सपेंसेस वाला. So 4000 minus all payments is equal to 445 cash flow from operating activities. So देखो, हमें लगता है कि डायरेक्ट मेथड इजी है,
बट इंफॉर्मेशन ऐसे दी है तो इनडायरेक्ट ही इजी है। ओके, सो इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करो। ये अभी घर पे सॉल्व कर सकते हो ना। हाँ, सो अभी 12 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जैन, मिस्टर है मतलब इंडिविजुअल को है एप्लीकेबल। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लेवल 1, बट अदर्स आर एनकरेज्ड टू प्रिपेयर, ऐसे भी सेंटेंस था। Others are encouraged, so it is not compulsory for level 2 level 3, but they are encouraged to prepare cash flow statement. Okay, so अरे आमच्या डोक्यातच आलं नव्हतं मॅम मिस्टर जेने आम्ही आपलं कॅश फ्लो स्टेटमेंट बनवायचे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर झेन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। सो यहाँ पर करंट ईयर बाद में दिया है, पहले प्रीवियस ईयर दिया है। हाँ, ओके, सो जेन का कैपिटल ना फिर यहाँ पर। सो इस ओपनिंग में आप प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, लॉस है तो लेस करोगे, ड्राइंग्स है तो लेस करोगे, एडिशनल कैपिटल है तो ऐड, तो वो सब करके आया है 12,24,000 क्लोजिंग। ट्रेड पेएबल्स बढ़ गए हैं, मिसेस जेन्स लोन रीपे करके हो चुका है। ओके, 2 लाख का लोन रीपे कर दिया है, तो वो कहाँ पर जाएगा? फाइनेंसिंग में। करेक्ट। लोन फ्रॉम बैंक, सो इधर का लोन बढ़ गया या कम हो गया? हाँ, 80,000 इधर से लेके वाइफ का पे कर दिया। सो लोन फ्रॉम बैंक 80,000 इनफ्लो हुआ ना, ये अंडर फाइनेंसिंग। करेक्ट। फिर लैंड में क्या हुआ है? परचेस ऑफ लैंड 2,80,000 आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग। प्लांट एंड मशीनरी नेट ब्लॉक मतलब आफ्टर डेप्रीसिएशन। करेक्ट। इन्वेंट्रीज कम हो गई है 80,000 से, सेल। ओके, सो कम हो गई मतलब इनफ्लो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव 80,000 दिखाना है आपको, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000 पॉजिटिव दिखाना है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए क्या? 1,60,000 से, उसका क्या करना है? लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश का तो स्टार्टिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 accumulated depreciation thereon 24,000 was sold for 40,000। सो WDV कितना आ रहा है उसका? 80,000 माइनस 24,000, 56,000 का आपने सेल किया 40,000 को, सो आपको लॉस हुआ। सो लॉस एड बैक करना पड़ेगा ना ऑपरेटिंग में। एंड इनफ्लो, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कितना? 40,000। करेक्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 1 अप्रैल का 2 लाख था एंड 31 मार्च का 3,20,000 था एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 3,60,000। सो 3,60,000 आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। करेक्ट। सो इनडायरेक्ट मेथड से करना है, ये समझा होगा आपको। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लो कैलकुलेटर पे 2 लाख, उसमें से जो आपने सेल किया ना एसेट, उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करोगे ना। ओके, तो वो आ गया 1,76,000, बट वो बोल रहे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस 3,20,000, मतलब बाकी का करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है? 1,44,000 नॉन कैश आइटम एड बैक करना है डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का। वो कैसे फाइंड आउट किया? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना था?
2 लाख, उससे रिमूव किया जो एसेट सेल हुआ है, वो एसेट फिजिकली नहीं है, तो आपके बुक्स में भी उसका कॉस्ट नहीं होना चाहिए। उसके रिलेटेड अभी तक का जो एक्यूमुलेट होता आया डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं होना चाहिए ना, सो वो रिमूव किया आपने। 2 लाख माइनस 24,000, बट ये बोल रहे हैं क्लोजिंग तो 3,20,000 है, सो 3,20,000 कैसे हुआ? हमारा तो 1,76,000 ही आ रहा है क्लोजिंग, मतलब 1,44,000 का ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन हुआ, इसलिए क्लोजिंग 3,20,000 पे गया। सो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ऐसे फाइंड आउट करना है जो आपने एड बैक किया, ओके। एंड सेल में आपने इनफ्लो बताया 40,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 16,000, वो भी एड बैक किया, ओके। अभी मुझे बताओ प्लांट एंड मशीनरी लो, ओपनिंग बैलेंस 6,40,000, कैलकुलेटर पे लो 6,40,000, जो एसेट आपने सेल किया वो माइनस करो, उसका WDV कितना आया था 56,000, सो वो माइनस करो 6,40,000 माइनस 56,000 WDV जो सेल किया, हाँ। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना था 1,44,000 माइनस करो, क्लोजिंग आ रहा है 4,40,000। ये चेक क्यों करना है? इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर परचेस कुछ नहीं हुआ है, ओके। अगर क्लोजिंग ये कैलकुलेशन 4 लाख आ जाता तो 40,000 का परचेस है, तो ये चेक करना पड़ता है एसेट्स के केस में। अभी क्या हो गया, टैली हो गया ना ये 4,40,000 के साथ, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर परचेस कुछ नहीं हुआ है, ओके। सो ये सब हो गया एसेट्स रिलेटेड। प्राजक्ता टैक्स का कुछ है क्या, चेक करो। 3,60,000 स्टार्टिंग पॉइंट लिया था नेट प्रॉफिट का, टैक्स का इधर है ही नहीं क्या कुछ, ओके ठीक है। 10 लाख लो कैलकुलेटर पे, ओपनिंग कैपिटल है ना वो, उसमें नेट प्रॉफिट कितना ऐड करोगे 3,60,000, सो वो 13,60,000 हुआ नेट प्रॉफिट है, बट वो बोल रहे क्लोजिंग इज 12,24,000, सो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 लाख, वो क्या होगा ड्रॉइंग्स, सो इट्स आउटफ्लो अंडर विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके 1,36,000 की, ठीक है। ट्रेड पेएबल्स का आता है आपको, मिसेस जेन्स लोन का फाइनेंसिंग के अंडर आउटफ्लो है, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग के अंडर इनफ्लो है, लैंड का आउटफ्लो है अंडर इन्वेस्टिंग, प्लांट मशीनरी समझा आपको, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएंगे। सो अभी आप इलस्ट्रेशन 10 एंड 12 कर सकते हो होमवर्क के लिए, हाँ, एंड एक्सरसाइज हम कल करेंगे क्लास में। कॅपिटल आलं झेन एकटाच आहे ना, त्याच्याकडनं आलं तर इनफ्लो, वहाँ से गया तो आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। जैसे हम शेयर कैपिटल का बायबैक किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, जिनसे कैपिटल आया उनको दे दिया ओनर को। इसमें 9 हुआ है क्या प्रैक्टिकल में, 8 एंड 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12 बाकी है। चार क्वेश्चंस बाकी है और एक्सरसाइज के, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, मतलब इसी चैप्टर का यूनिट 1, फिर एक चैप्टर खत्म हुआ।